दोस्तों आज पेश है चित्तौड़ का शेर। ये एक और चित्र है दोस्तों। हे भवानी माँ, आज चित्तौड़ के भविष्य खतरे में है और अभागा उसकी रक्षा के लिए तलवार भी नहीं उठा सकता। अब तू ही कोई चमत्कार दिखा माँ, चित्तौड़ को बचा ले, वरना चुंडा किसी को मुंह दिखा नहीं पाएगा। कसम है भवानी माँ की, रघुदेव, वह उसकी व्याता की तरफ आंख उठाने वाले का हाथ काट कर रख दिया जाएगा। किंतु आपने तलवार न उठाने की सौगंध खाई है युवराज। हम जानते हैं, किंतु इस संकट की घड़ी में हमारी केवल एक ही शख्स कर सकता है, वो है माँ भीमा। भीलों का बच्चा बच्चा कट जाएगा, किंतु रघुदेव का बाल विवाह का नहीं होने देगा। युवराज, हमें तुमसे यही आशा थी भीमा। तारागढ़ दो पहाड़ियों से गिरा, सरसरी घाटी में तैनात हो चुके थे भील सैनिक। रणमल के सैनिक भी रघुदेव की घात लगाए बैठे थे। रघुदेव चंद सैनिकों के साथ आ रहा है, साथ में डोली भी है। पास आते ही रणमल के सैनिक उस पर टूट पड़े। यही क्षण था जब भील सैनिक पीछे से आक्रमण कर देने का। जय मां काली, एक भी आक्रमणकारी बच कर न जा पाए। घमसान लड़ाई छिड़ गई। इसी पल वह घटना घट गई जिसकी रघुदेव को आशा तक न थी। सैकड़ों सैकड़ों फीट खाई में डोली का अता पता तक न चला था। तुमने मेरी व्याता को मार डाला कायरो। और क्रोधित रघुवीर भीलों की मदद से रणमल के सैनिकों पर टूट पड़ा था। विजय रघुदेव को मिली, किंतु तब सब कुछ खत्म हो चुका था। हा हा हा, रघुदेव को हमने जो घाव दिया है उसकी पीड़ा वह जिंदगी भर भोगता रहेगा। बेचारा गहरी खाई में अपनी पत्नी की लाश तक नहीं ढूंढ पाया। महाराज द्वार पर एक डोली और 4 सैनिक खड़े हैं। कहते हैं यह डोली युवराज चुंडा ने भिजवाई है। उस डोली के साथ युवराज चुंडा ने यह भी पत्थर भी आपको देने को कहा है, लीजिए। पत्थर में लिखा एक एक शब्द किसी बारूद से कम न था। रणमल, जिस डोली को तुम्हारे सैनिक ने खाई में फेंका था वह सिर्फ मिट्टी की बनी हुई दुल्हन थी। रघुदेव की पत्नी को हमने सुकुशल दुबई पहुंचा चुके हैं। तलवार नहीं उठाने का वचन दिया था, लेकिन दिमाग की जंग तो लड़ ही सकते हैं। कैसी रही मात चुंडा। बिजली की गति से रणमल ने डोली से पर्दा हटाया। उफ, धोखा, भयानक धोखा। अब इस मिट्टी की दुल्हन का क्या करें महाराज, इसे मेरे सिर पर मारो। उधर वन में रणमल को जिस खूबसूरती से हमने मात दी है, तिल मिला कर रह गया और नया षड्यंत्र अवश्य रचेगा। इसलिए चाहता हूं कि तुम भील युवकों के साथ आज ही चित्तौड़ रवाना हो जाओ। वहां तुम सब नाच गाकर रोजी रोटी कमाने वाले भेष में रहोगे। मैं तुम्हारे विश्वसनीय सरदार का नाम बता रहा हूँ, जिसे तुम्हें संपर्क स्थापित कर लेना। युवराज चुंडा ने सारी बातें समझाने के पश्चात करीब 50 भील युवक को चित्तौड़ की तरफ रवाना हुए। आंचल चित्तौड़ दुर्ग के द्वार पर। ए लड़की, कौन है तू? आप ही देख लीजिए द्वारपाल, नाच गाकर लोगों का मन बहलाती हूँ। ये सभी 50 युवक मेरे दल के सदस्य हैं। हमें दिवाली तक यहाँ ठहरेंगे। तभी फुर्सत के साथ नाच गाकर हमारा भी मन बहलाना। हा हा। काश प्रधान द्वारपाल को मालूम होता ये नर्तकी के साथ हथियारबंद लैस होकर आए थे, और इस बात से अनजान था रणमल भी। अब वो घड़ी आ गई है जिसका मुझे वर्षों से इंतजार था। मैं गुणवती व मुकल दुबई रवाना हो गई है, जहाँ गुणवती रघुदेव व उसके व्याता का आशीर्वाद देगी।
दुबई की से उसकी वापसी मेरे आदमी उन्हें धोखे से मार डालेंगे और चित्तौड़ पर मेरा होगा। चौंक पड़ी गुणवती। कक्ष में किसी को प्रवेश करते देख, कौन हो वहाँ? दीपक की रोशनी में एक साया चमका। कौन हो तुम, और तुम्हारे हाथ में यह पत्थर कैसा? किंतु नकाबपोश ने जवाब देने के लिए रुका कहाँ था। पकड़ो पकड़ो, दुश्मन भागने न पाए। महल में हड़कंप मच गया। दुश्मन यहाँ नहीं, इधर भी कोई नहीं। दुश्मन अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया। महारानी, रानीवास में चारों ओर पहरा कड़ा कर दो। पत्थर पर लिखी इबारत पढ़कर उछल पड़ी रानी गुणवती। चित्तौड़ के सम्राट मुकुल का प्रणाम। संकट में है महारानी, मुकुल के प्राण संकट में है महारानी जी। डूबी जाते समय आप सावधानी बरते। तुम्हारा शुभचिंतक। वो, यदि यह नकाबपोश मेरा शुभचिंतक था तो रुका क्यों नहीं, भाग क्यों गया? आखिर कौन था वह नकाबपोश? मैं तो पहले ही कहता था गुणवती कि इस सारे प्रसाद की जड़ चुंडा है, वही हमारे षड्यंत्र रच रहा है। खैर दुबई, तुम शाही परिवार के हाथी पर नहीं, मेरे साथ हाथी पर बैठकर जाओगी, क्योंकि शाही परिवार के हाथी का महावत चुंडा का आदमी हो सकता है। और रणवल की कुटिल चालों को कहाँ समझ पाई गुणवती? यह तेरी अंतिम यात्रा है गुणवती। और दुबई में चित्तौड़ प्रशासक मुकुल व राजमाता गुणवती की भव्य स्वागत हुआ। आज आपको देखकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है माँ। युवराज चुंडा, वह तुम्हारे बिना चित्तौड़ अधूरा है रुगदेव। मैं अपनी तलवार कुछ देर के लिए यहाँ रख दूंगा अवश्य। और अगले दिन यहाँ से लौटना का मन नहीं कर रहा, किंतु चित्तौड़ का सिंहासन खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अभी गुणवती मुकुल से विदा कर विश्राम कक्ष में पहुंचा रघुदेव। अरे, यह मुकुल की तलवार तो यहीं रह गई। तलवार के लिए महल से बाहर निकला वह। अभी राजमाता ज्यादा दूर नहीं गई होगी। चौक पड़ा राजमाता हाथी को बच्चे कच्चे रास्ते पर मुड़ता देख। यह रास्ता चित्तौड़ की ओर नहीं जाता। हा, आपने ठीक कहा महारानी, यह रास्ता चित्तौड़ नहीं यम लोक की तरफ जाता है। मैं तुम्हें हाथी को रोकने का हुक्म देती हूँ महावत। हा, यह सेवक सिर्फ आपके पिता महाराज रणमल का हुक्म मानता है राजमाता। अपनी तलवार से इसका सिर काट दे मुकुंद। तलवार तो मैं दुबई में ही भूल आया माँ। यही वो क्षण था जब बाहर दिशा में भूत की भांति प्रगट रणमल के आदमी। तुम्हारे ये सैनिक हमें नहीं रोक पाएंगे महारानी, क्योंकि ये सब हमारे आदमी हैं। अब तुम्हें मरना ही होगा। हे भवानी माँ, रक्षा करना। यही वह क्षण था जब बिजली सी चमकी वह तलवार। अभी चित्तौड़ का बेटा जीवित है कायरों। चिंता न करो राजमाता, मैं आ गया हूँ। और रणमल के आदमियों पर बिजली बनकर टूट पड़ा रघुदेव। चित्तौड़ के राज मुकुट की ओर उठाने वाला हाथ काट दिया जाएगा। दुष्ट महावत, ले आ गई तेरी मौत। और रघुदेव की फेंकी तलवार महावत के सीना चीख गूंज उड़ गया। महावत की चीख गूंजा गई। पके आम की तरह हाथी से टपका पड़ा महावत। वो तरबूज की भांति फोड़ डाला हाथी ने उसका सिर। दुश्मन पहले से ही घात लगाए बैठा था रघुदेव, लेकिन तुम यहाँ कैसे, और मुकुल की तलवार तुम्हारे पास? यही तलवार देने तो मैं आपके पास आ रहा था राजमाता। जब हाथी के पैरों के निशान मैंने कच्चे रास्ते की ओर जाते देखे तो मैं खतरा भाप कर इधर चला आया। अंगारे हुए जा रहे थे राजमाता की आंखें। धिक्कार है पिताजी, आपने अपने नाती को मार डालने चाहते थे। आप समझने की कोशिश करो बेटी। अब कुछ नहीं समझना। कृपा करके कल का सूर्यास्त से पहले चित्तौड़ छोड़कर चले जाएं। उस रात नींद कहाँ आ रही थी रणमल की आंखों में।
बहुत हो चुका यह चूहे बिल्लू का खेल, अब आर पार की लड़ाई होगी। रघुदेव कल का उगता सूरज नहीं देख पाए और चौंक पड़ा। रघुदेव सामने खड़े थे सैनिकों को देखकर। तुम इतनी रात गए? महारानी ने चित्तौड़ से आपके लिए अति आवश्यक संदेश भेजा है और मेरे साथ में यह थाली भी। वो रहस्य में डूबा, अभी थाली पर ढके कपड़े को उठाने के लिए झुका। रघुदेव हरकत में आया। सैनिक इससे पहले रघुदेव को समझ पाता, बिजली की चमकी सैनिक की तलवार और अपना काम निपटा कर सैनिक अंधेरे में गायब हो गया। नहीं, यह कह दो यह झूठ है। यह खबर सत्य है राजमाता, रघुदेव की हत्या हो गई। ओह, मेरे शैतान बाप ने असली चेहरा दिखा दिया। काश मैं उस राक्षस को पहले ही समझ लेती। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा महारानी, जरा मेरे साथ आइए और सुरंगनुमा गुप्त मार्ग से होते हुए इस गुफा में पहुंचे दोनों। प्रणाम राजमाता, मैं युवराज चुंडा की आज्ञा पर आपको 50 साथियों के साथ यहाँ आई हूँ। मेरा नाम आंचल है। परिस्थितियाँ आपके विपरीत हो चुकी हैं आंचल, अब युवराज चुंडा को चित्तौड़ बचा सकता है। आप हुक्म दीजिए महारानी, हम अभी आते हैं। और आंचल, तुम हमारा यहीं इंतजार करना। कुछ समय पश्चात, यह लो आंचल, यह तलवार युवराज चुंडा के कदमों में रख देना और यह संदेश उन्हें देना। जो आज्ञा महारानी। और युवराज चुंडा के कदमों के निकट पड़ी तलवार को एक टक निहारे जा रहे थे। इसका क्या मतलब हुआ गोगा? मुझे आंचल फौरन यह तलवार और संदेश आपके तक पहुंचाने को कहा है था महाराज। संदेश? कहीं मुगल खतरे में तो नहीं? चुंडा की आंखें संदेश पर फिसलती चली गई। युवराज चुंडा, याद है ना, एक दिन मेरा विवाह आपसे होने वाला था, किंतु आपके पिता के जरा से मजाक ने आपने पत्नी नहीं की जगह राजमाता बना दिया और मैं अभागी अपने पिता की बातों में आकर आपको चित्तौड़ से निकालने की भूल कर बैठी। आज चित्तौड़ और मुकुट के प्राण खतरे में है। रघुदेव की हत्या हो चुकी है। मुगल के प्राणों की खातिर, चित्तौड़ की आज की आन की खातिर, तुम्हारा राजमाता तुमसे प्रार्थना करती है, अपने कदमों में पड़ी तलवार उठाओ चुंडा। और खून उतर आया चुंडा की आंखों में। बस राजमाता, मुझे आपने आदेश की प्रतीक्षा थी। अब मैं अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए आज तलवार उठा लेगा चुंडा। जाओ गोगा, जाकर राजमाता से कहना चुंडा अगली पूर्णमासी की रात को चित्तौड़ आ रहा है और आंचल को मेरी सारी योजना समझा देना। चुंडा द्वारा सारी योजना सुनकर चित्तौड़ की तरफ रवाना हो गया भील युग। उधर चित्तौड़ के दुर्ग पर षड्यंत्रकारी गतिविधि तेज हो चुकी थी। राजमाता, मुगल को महल में नजरबंद कर लो। घृणा की चिंगारी फूट रही थी उस नकाबपोश की आंखों में। तेरे इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे दुष्ट। और गुणवती कक्ष में आकर गिरा वह खंजर। ओह, फिर वही नकाबपोश। खंजर में लिपटा यह कपड़ा कैसा? कहीं यह मेरा नकाबपोश शुभ चिंतक का कोई संदेश तो नहीं? सचमुच महारानी ने एक बार फिर आग्रह किया था नकाबपोश ने। ओह, तो दुष्ट अब मेरे साथ साथ मुगल को भी नजरबंद करने का प्रयास कर रहा है। परंतु मैं अपने दुष्ट पिता की छाया मुगल तक नहीं पड़ने दूंगी। अज्ञात सिहनी नजर आ रही थी गुणवती। राजमाता, महल में पहरा देने वाली छतरनियों, आज चित्तौड़ का सिंहासन तुम्हारी ओर देख रहा है। प्रतिज्ञा करो कि तुम मुगल तक किसी को नहीं पहुंचने दोगी। छतरियों के हाथ में खंजर चमकने लगे। जब तक एक भी छतरानी जिंदा है, दुश्मन तो क्या, उसकी परछाई भी महाराज मुगल तक के समीप नहीं पहुंचेगी। शाबाश।
ओह, तो अब मुगल की कक्ष के चारों ओर छतरानियां तैनात कर दी, किंतु वे कोमल नारियां मेरे तलाश सैनिकों को कब तक मुकाबला कर पाएंगी। अज्ञात महल में बिछी मौत के शतरंज से दूर अब युवराज चुंडा क्या वास्तव वास्ते मर मिटने का समय आ गया। चल युवराज पूर्णिमा की रात को चित्तौड़ आ रहा है, ध्यान से सुनो। तुम्हें पूर्णिमा की रात को क्या करना है, लेकिन पूर्णिमा की रात आने से पहले ही प्रलय का काला सूरज उगा और चित्तौड़ की धरती पर हल्की सी आठ पर चौकी वे छतरानी कौन, किंतु इससे आगे कुछ न करने का मौका मिला उसे। और एकाएक हुआ यह हमला। मुगल की ढाल बनी छतरानियों संभल भी नहीं पाई थी। दो छतरानियों ने दुश्मन का मुकाबला किया, किंतु कब तक। आखिर अपने फर्ज को अंजाम देते देते बलिदान हो गई चित्तौड़ की शेरनियां। हाँ, अब मुगल को कोई नहीं बचा सकता गुणवती। और जंजीरों में जकड़े थे मुगल व राजमाता। पापी, तेरे हाथों पापों का घड़ा भर चुका है, कुत्ते की मौत मरेगा। आज की रात पूर्णिमा की रात है, कल सुबह चित्तौड़ का सिंहासन पर मेरा अधिकार हो जाएगा। रात को अचानक चौक पड़ा चित्तौड़ दुर्ग का मुख्य द्वार पर पहरेदार। अरे, यह तो नर्तकों का दल है कैसा। भूल गए द्वारपाल जी, मैं आंचल हूँ और मेरे साथी आज आपको जी भरकर नाच दिखाएंगी। अपने अपने हथियार निकाल निकाल द्वार रक्षकों पर टूट पड़े भील। जय भवानी। जब तक कुछ भीलों द्वारा खोल जब तक कुछ भीलों द्वारा द्वार खोल दिया गया, किसी सैलाब के पानी सा अंदर घुसका युवराज चुंडा। मैं आ गया रणमल। आज चित्तौड़ का बेटा चित्तौड़ के दुश्मन वहीन करने चित्तौड़ लौट आया और गाजर मूली सा रणमल के सैनिकों को काटता हुआ राजमहल की ओर बढ़ता जा रहा था चुंडा। इधर राजमहल के अंदर क्या बकते हो। नर्तकियों के दल ने अचानक हमला बोलकर द्वार खोल दिया और महाराज सब कुछ धोखे से हुआ। नहीं चुंडा नहीं, यदि वह चित्तौड़ ने हथिया सका तो मुगल भी चित्तौड़ के सिंहासन पर बैठने को जीवित नहीं बचेगा। अभी तलवार लेकर मुगल की तरफ बढ़ रहा था रणमल की अचानक यह खंजर तेरी छाती में भी धस सकता था रणमल, किंतु तूने समय युवराज चुंडा मौत की घाट उतारेंगे। कौन हो तुम। नकाबपोश का चेहरा देखते ही उछल पड़ा रणमल। रघिया। हाँ कमीने, मैं रधिया। तू मेरी माँ कल्याणी की मौत का जिम्मेवार है रणमल। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। कल्याणी कल्याणी। और इससे आगे कहाँ बोल पाया रणमल। जुबान तराश दी उसने रधिया की। तलाश दी रधिया ने उसकी। और बाहर चुंडा रणमल के आदमियों पर कह डाला था, तुम यहाँ मोर्चा संभालो, रणमल को देखता हूँ। जो आज्ञा युवराज। आइए युवराज आइए, संभालिए अपने दुश्मन को। कौन हो तुम। संक्षिप्त में रधिया ने अपना परिचय दिया। सुनकर तो तुम हो वो नकाबपोश जिसने मेरे प्राण बचाए थे। देखो क्या हो देख क्या रहे हो चुंडा, मार डालो इसे कसाई को जिसने चित्तौड़ पर आंख उठाई। रणमल को मारना ही होगा मां। और चुंडा की तलवार। भला अब कहाँ बचना था रणमल को। मौत की तरह डकारा और कटे वृक्ष सा गिरा। वहां रघिया का खंजर पड़ा था और इसी पल आंचल ने वहां प्रवेश किया। बधाई हो युवराज, अब चित्तौड़ में कोई खतरा नहीं। दुश्मन एकाएक आंचल की निगाह पड़ी रणमल की हरकत पर और चुंडा की ढाल बन गया आंचल। आह,
हमारा साथ यहीं तक था युवराज, खुशी खुशी अपनी बाहों में मरने दो। कहर भरी नजरों से रणमल की तरफ देखा युवराज चुंडा ने, अब लाश में बदल चुका था। रणमल की लाश चिलकुओं के बीच फेंक दी गई। आंचल की चिता को स्वयं अग्नि दी युवराज चुंडा ने। अब तो बताओ रदिया, वह दुष्ट रणमल तुम्हारी माँ कल्याणी की मौत का कारण किस प्रकार, और तुमने रणमल को क्या संबंध था? मैं आप ही तेरे रणमल की बेटी हूँ दीदी। फटी हुई आंखों से रगिया को ताकती रहेगी गुणवती। हाँ दीदी, मैं माँ कल्याणी रणमल की दासी थी, और मैं कल्याणी की कोख में जन्मी थी, रणमल की नाजायज बेटी। मैंने जन्म के बाद रणमल ने मुझे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया, और मेरी माँ ने आत्महत्या कर ली, परंतु मरने से पहले मुझे मेरे पिता का नाम बता गई थी। उस दिन मैंने निश्चित किया कि एक दिन रणमल को तबाह करके रहूंगी, और मैं अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए रणमल पर कड़ी नजर रखने लगी। और एक दिन मौका पाकर राजकुमार रघुदेव की जान बचाकर राजमहल की दासी के स्थान ग्रहण कर लिया। रणमल ने भले ही तुम्हें बेटी न माना हो, पर मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन का दर्जा देती हूँ दीदी। और चुपचाप खड़े युवराज चुंडा आंसू प्रीत नेत्रों से कभी आंचल की जलती चिता को, कभी दो बहनों के मिलन को देख रहे थे। चित्तौड़ अब हर प्रकार के खतरे से मुक्त था। समाप्त दोस्तों।